हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग चैप्टर 13। बच्चों, ये हमारी थ्योरी बुक का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर 13 समकालीन आधुनिक भारतीय कलाकारों की मूर्तियां। आज हम इसके बारे में जानेंगे। मूर्तियां कला का त्रिआयामी स्वरूप होती है। मतलब जो पेंटिंग होती है वो 2D होती है और जो मूर्ति कला होती है वो 3D होती है। जो पेंटिंग होती है वो 2D इसलिए होती है क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई तो होती है लेकिन गहराई और मोटाई नहीं होती। अगर वो होती है हम उसको 3D भी बना सकते हैं कलर्स और शेड के माध्यम से, ठीक है। लेकिन जो मूर्ति होती है आप उसको आगे से भी देख सकते हैं, पीछे से भी देख सकते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई और गहराई तीनों होती है, इसलिए इसको 3D बोलते हैं। इन्हें पत्थर, धातु, लकड़ी, मोम, मिट्टी और अन्य किसी ऐसे पदार्थ से बनाया जाता है जिसका प्रयोग वर्तमान समय के मूर्तिकार अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो हमारी इस चैप्टर की जो पहली मूर्ति है वो है श्रम की विजय। मूर्ति का नाम श्रम की विजय, मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी, माध्यम कांस्य व सीमेंट, संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, और काल समकालीन आधुनिक टाइम की ये बनी हुई है। समय 1954। बच्चों, इस मूर्ति के बारे में जानने से पहले हम इसके मूर्तिकार के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे और इनकी फेमस जो कृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी, इनका जन्म 1899 में रंगपुर में हुआ था। इन्होंने आरंभिक चित्रकारी अवनींद्र नाथ से सीखी। अवनींद्र नाथ जो थे वो बच्चों इनके गुरु थे, परंतु इन्हें पौराणिक विषयों पर चित्रकारी नीरस लगी, अतः ये कार्यरत पुरुषों, स्त्रियों व मजदूरों को चित्रित करने लगे। इन्होंने श्रमिकों की मांसपेशियों के चित्रण में विशिष्टता प्राप्त कर ली है। जो श्रमिक है, काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी मांसपेशियां ये बहुत अच्छे ढंग से बनाते थे। इनकी जो विशिष्ट कृति है फेमस, वो है श्रम की विजय। देवी प्रसाद राय चौधरी को ललित कला अकादमी दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। इनकी जो कृतियां हैं, इनकी रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? लेप्चा गर्ल, ग्रीन एंड गोल्ड, निर्वाण, ब्रिज एंड दुर्गा पूजा, ये इनकी फेमस रचनाएं हैं जिन्हें इन्होंने अलग अलग माध्यमों से बनाया है। अब इसके जो ये कृति है, ये मूर्ति है श्रम की विजय, ट्रम्प ऑफ लेबर। इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या दिखाया गया है, ठीक है। इसकी जो विषय वस्तु है बच्चों, इस मूर्ति कला का विषय दर्शाता है कि 4 मजदूर बहुत परिश्रम कर रहे हैं तथा उनकी मिलीजुली कोशिश से यह संदेश दे रही हैं कि एकता में बल है। मतलब कोई कितना भी बड़ा कार्य हो, कितना भी भारी कार्य हो, आप उसको अकेले नहीं कर सकते। अगर सबके साथ मिलकर करोगे तो वो जल्दी और आसानी से हो जाएगा। इसका विवरण क्या है? यह मूर्ति शिल्प कला को हम राष्ट्रीय गैलरी नई दिल्ली के प्रांगण में देख सकते हैं और इसे कोई भी सड़क से भी देख सकता है। इस मूर्ति शिल्प में 4 मजदूर लकड़ी के लट्ठों से पत्थर को हटाते हुए दिखाए गए हैं। ये मजदूर पहाड़ी इलाके में काम कर रहे हैं। उन्होंने हल्के अंगरखे पहन रखे हैं। उनमें से 2 ने सिर पर कपड़े के टुकड़े बांधे हैं, ठीक है। अंगरखे मतलब एक तरह से लंगोट इन्होंने बांधे हुए हैं। ये मजदूरी की विजय का विचार दर्शाता है कि संगठित प्रयास से विशाल पत्थर भी हिलाया जा सकता है।
मजदूर अपने कार्य में पूरी ताकत से लगे हुए हैं। उनके हाव भाव और मांसपेशियों से उनकी शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। उनके शरीर की मांसपेशियां ऐसे दिखाई गई हैं जैसे कोई पहलवान का शरीर हो, या ये मांसपेशियां जोश में के कारण दिखाई दे रही हैं, तथा हर मजदूर अपना अपना जोर लगा रहा है ताकि भारी पत्थर को हटाया जा सके, अर्थात हर मुश्किल का सामना किया जा सके। ठीक है, इसके लिए उनके शरीर को वस्त्रहीन दिखाना विषय के अनुकूल है। केवल कमर के नीचे छोटी लुंगी व सिर को कपड़े से ढका हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसने चित्रकार ने दर्शाया है। ठीक है, अब आप बच्चों देखिए, इसमें जो पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं बुक में, आप इसको कृति को देख करके अनुमान लगा सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हो कि इसमें पीछे एक ब्लैक कलर से रेलिंग भी बनाई गई है और इसमें पीछे हरी भरी प्रकृति भी बनाई गई है। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट पेंटिंग है संथाल परिवार। संथाल परिवार के जो मूर्तिकार हैं वो है रामकिंकर बैज। माध्यम सीमेंट व बजरी से बनी हुई है। ये काल 1937-38। सौजन्य ललित कला अकादमी नई दिल्ली। तो जो इसके मूर्तिकार हैं वो रहे हैं रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज का जन्म 1910 में बंगाल के बांकुरा नामक नगर में हुआ था। ठीक है, इनमें चित्रकार बनने के गुण जन्मजात थे, ये क्योंकि एक बोर्न आर्टिस्ट थे, बोर्न मूर्तिकार थे। सीता एक्साइल नामक चित्र रामकिंकर बैज ने 15 वर्ष की आयु में बनाया था। प्रवासी नामक पत्रिका में प्रकाशित होने के बाद इस चित्र व चित्रकार दोनों को ख्याति मिली। दिल्ली की चित्र प्रदर्शनी में इस चित्र ने इन्हें स्वर्ण पदक दिलाया। इनकी जो मूर्तियों के माध्यम है वो किस किस से मूर्तियां बनाते हैं? बालू, कंक्रीट, सीमेंट व मिट्टी को इन्होंने अपना माध्यम बनाया। इनकी कृतियों में है संथाल परिवार, सुजाता, हार्वेस्ट, गर्ल एंड डॉग, बाजार में वापसी, रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट आदि। ये सब इनकी मूर्तियां हैं। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट आती है गणेशा। गणेशा किसकी मूर्ति है? पीवी जानकीराम की। माध्यम ऑक्सीकृत तांबा, टीन व तार। संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। काल समकालीन आधुनिक काल में बनी है। ठीक है, तो अब पहले पीवी जानकीराम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 1930 को मद्रास में हुआ था। इन्होंने आर्ट कॉलेज मद्रास से फाइन आर्ट्स, मूर्तिकला, व्यावसायिक कला में डिग्रियां प्राप्त की। भगत की मूर्तियां रहस्यवाद सिद्धांतों को अभिव्यक्त करती हैं। इनकी मुख्य विशेषता क्या है? मूर्तियां एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़ी हैं। उनको तांबे के पतले तालों से अलंकृत किया है। इनकी जो फेमस कृतियां हैं, पेंटिंग्स हैं, मूर्तियां हैं, वे कौन कौन सी हैं? कृष्णा, गरुड़, गणेश तथा कृष्ण प्रमुख है। अन्य रचनाओं में मैडोना एंड चाइल्ड एंड फ्लूट प्लेयर प्रसिद्ध है। ठीक है, अब जो गणेशा है उसके बारे में देख लेते हैं। उसमें इन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की है। गणेश की यह मूर्तिकला बहुत ही प्रभावशाली है क्योंकि वह तार व टीन ऑक्सीकृत तांबे से बनी है, जो एक अलग तरह का माध्यम है। गणेश की मूर्ति काली धातु, टीन व तारों से बनी है। गणेश बैठी मुद्रा में है। उनका बायां पैर नीचे है और दाहिना पैर घुटने से मुड़ा हुआ है। वह अपने एक दाहिने हाथ में कमल की कली और दूसरे दाहिने हाथ में सितार पकड़े हुए है। बाएं हाथ
में अंकुश है, जबकि दूसरा हाथ दिखाया नहीं गया है। दाहिनी तरफ हमें 2 लाल रंग के टुकड़े घुटने के पास दिखाई देते हैं। अधिकांश सलेटी मूर्ति काले व भूरे रंगों के तारों की सहायता से बनाई गई है। ठीक है, अब हमारी बच्चों इस चैप्टर की जो हमारी लास्ट पेंटिंग है वो है हमारी अनसुनी चीखे। ठीक है, अनसुनी चीखे है। तो इसके जो मूर्तिकार है वो अमरनाथ सहगल। माध्यम कांस्य संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। काल समकालीन आधुनिक समय 1958 ईस्वी। मूर्तिकार अमरनाथ सहगल का जन्म 1922 में पाकिस्तान के अटोक जिले में बेलपुर में हुआ था। भारत पाक बंटवारे के बाद वे भारत आ गए। अमरनाथ सहगल ने 1950 ईस्वी में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से कला की मास्टर डिग्री प्राप्त की। उन्होंने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में अध्यापन कार्य किया। अमरनाथ सहगल दार्शनिक, कवि व कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। उनकी अन्य रचनाएं हैं अनसुनी चीखे कांस्य से बनी है तथा कविताओं में फ्लोटिंग क्राइज एंड अबेज ऑफ लाइफ प्रमुख है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं इन्होंने क्या दिखाया है अपनी मूर्ति में। इस मूर्ति कला का विषय उचित सिद्ध होता है क्योंकि इसका विषय इसके शीर्षक से पूरी तरह मेल खाता है। इसमें दलित समाज की भावनाओं को एक परिवार के 3 सदस्यों द्वारा दर्शाया गया है जो कि ईश्वर से सहायता मांग रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो? ईश्वर से सहायता मांग रहे हैं। इस कांस्य की मूर्ति में एक परिवार के 3 सदस्य हैं, माता, पिता व बच्चे। दरिद्रता तथा उससे उत्पन्न गहरी वेदना को, दुख को प्रदर्शित किया गया है। लंबी आकृतियां, खोखले पिचके गाल, विकृत चेहरे और आकाश की ओर उठे उनके हाथ जैसे चीख चीख कर कह रहे हैं, हे ईश्वर, इस धरा पर तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ शोषण है, अत्याचार है, अन्याय है तथा भ्रष्टाचार है जिसके वे शिकार हुए हैं। आप ही हैं जिस भरोसे हमारा अस्तित्व है। ऐसा कब तक चलेगा? मूर्ति के विकृत चेहरे समाज के विकृत रूप तथा उससे व्याप्त बुराइयों को दिखाते हैं। इस मूर्ति की चीख इतनी ऊंची थी कि मूर्तिकार अमरनाथ सहगल को भारत के राष्ट्रपति ने पुरस्कार स्वरूप सोने की पट्टिका भेंट की थी। ठीक है, दलित समाज के जो नर नारी व बालक ने आकाश की ओर हाथ उठाए हुए हैं जैसे कि वे ईश्वर से मदद मांग रहे हैं। आकृतियों का तल साधारण है। बालक ने भी अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया हुआ है परंतु उसका बायां हाथ नीचे है। इस मूर्तिकला का उद्देश्य खोखले सिरों के द्वारा अनसुनी कराहों को प्रदर्शित करने का प्रयास करना है। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो ये नेक्स्ट पेंटिंग है चतुर्मुखी, बच्चों ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। अब हमारी जो इसकी लास्ट पेंटिंग बचती है वो है वानश्री। मूर्ति का नाम है वानश्री। मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी। माध्यम प्राकृतिक रेशे से बनाई हुई है। माध्यम प्राकृतिक रेशे। समय 1994। काल आधुनिक समकालीन। तकनीक रस्सी बनाकर गांठ लगाकर बुनाई करना। रस्सी बनाना, पहले रस्सी बनाई फिर गांठ लगाई फिर बुनाई। संग्रह नेचर मोर्टे नई दिल्ली। मृणालिनी मुखर्जी समसामयिक भारतीय कलाकारों में से एक थी जिन्होंने 90 से अधिक कलाकृतियों का निर्माण किया था। इनमें प्राकृतिक रेशे से बनी रस्सियां, सेरेमिक तथा कांसे का उपयोग माध्यम के रूप में लगभग 4 दशकों से किया गया था। ठीक है, मुखर्जी ने अपने आप को एक अलग भावनाओं वाली कलाकार के रूप में गढ़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने रेशे को बलकर विभिन्न मोटाई की रस्सियों को बनाया। फिर
उनको जरूरत के अनुसार गांठ लगाकर बुना। इस तरह उन्होंने वंशानुगत परंपरा के अनुरूप प्रयोग की जाने वाली कलाकृतियों की एक ऐसी श्रृंखला बनाई जिनमें देवी, पाक्षी और वांसरी प्रमुख है। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म 1949 में मुंबई में हुआ था। उन्होंने MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, और इन्हें आधुनिक कला संग्रहालय ऑक्सफोर्ड ने यहाँ प्रदर्शनी लगाने के लिए आमंत्रित किया और 1996 ईस्वी में हॉलैंड के अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेने के लिए इन्हें आमंत्रित किया गया। वांसरी एक अद्वितीय कलाकृति है। अब देख लेते हैं इसका विवरण, जिसमें बहुरंगी रस्सियों में गांठ लगाकर अथवा बुनाई करके तैयार किया गया है। इस तरह की कलाकृति को बनाने में बहुत समय तथा मेहनत लगती है। यह कलाकार की अपनी सोच व निपुणता पर निर्भर है कि वह रेशे को किस तरह उपयोगी बनाता है। सर्वप्रथम हमें प्राकृतिक रेशों का चुनाव करना पड़ता है, चाहे वे वनस्पति या किसी पशु से लिए गए हों। उन्हें बल देकर विभिन्न मोटाई में रस्सी बनाई जाती है। तत्पश्चात रस्सी से आवश्यकता अनुसार गांठें लगाई जाती है। वांसरी को उत्पादन की देवी के रूप में जाना जाता है। मृणालिनी मुखर्जी एक ऐसी कलाकार है जिन्होंने प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों की बहुत अधिक महत्व दिया है, क्योंकि प्रकृति ने हमारे भरण पोषण व विकास के लिए अनगिनत वस्तुएं उपलब्ध करवाई हैं। इससे पहले भी किसी अन्य कलाकार ने अपनी रचनाओं में इस तरह के माध्यम व तकनीक का प्रयोग नहीं किया था। यह कलाकृति नेचर मोर्टे नई दिल्ली में लटकती हुई अवस्था में लगाई गई है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारी बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, पेंटिंग को ऑब्जर्व करेंगे और जो कुछ पॉइंट्स हमारी बुक में है और जो बुक से अलग है वो भी आप अपने एग्जाम में लिख करके आएंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों का वर्क अभी भी इनकम्प्लीट है, मैं दोबारा से एक बार फिर से सभी बच्चों को नोट्स प्रोवाइड्स करा दूंगी। ठीक है, तो आप सभी बच्चे मेहनत करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।